Good morning to all. Myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. Today we are going to start our new topic, the Age of Revolutions from 1830 to 1848. The chapter that we have started, the rise of nationalism in Europe. Just now the revolution age we will discuss, so let's start. As conservatives regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the province of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव हैं उन्होंने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। कंजर्वेटिव जिसका हमने जिक्र किया था कि 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स ने फिर से अपनी पावर को कायम कर लिया था। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे कंजर्वेटिव अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे लिबरलिज्म उदारवादी और नेशनलिज्म राष्ट्रवादी, देश के प्रति फीलिंग रखने वाले, देशभक्ति की भावना रखने वाले उन लोगों की फीलिंग भी बढ़ने लगी। किसके साथ? रिवॉल्यूशन करने लगे। कौन से एरियाज़ की बात कर रहे हैं? इटली, जर्मन स्टेट, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, हर जगह पे लोगों में देशभक्ति की भावना शुरू होने लगी थी। क्यों? क्योंकि इधर से कंजर्वेटिव, पुरानी सोच वाले जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो अपनी पावर मजबूत करते जा रहे थे। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? जो फिर से राजा का रूल ला रहे थे, जो फिर से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे थे, रिपब्लिक को ख़त्म कर रहे थे, ये उन लोगों की बात की जा रही है। करें द रिवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया? वे सारे के सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास से संबंधित थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे। और वे पढ़े लिखे लोग, वे सारे क्या बन गए थे? लिबरल नेशनलिस्ट बन गए थे। लिबरल नेशनलिस्ट मतलब उदार विचारों वाले देशभक्त, वो सारे पढ़े लिखे थे। कौन कौन थे ऐसे? जैसे प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर थे, क्लर्क और मेंबर ऑफ द कमर्शियल क्लास मतलब कि मर्चेंट ग्रुप, ये वो सारे लोग थे जो लिबरल नेशनलिस्ट बने थे। पीछे भी हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि जैसे जुत्सेपे मेज़िनी, वो भी एक रिवॉल्यूशनरी बना था, उन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और ऐसे ही अब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, जो कि डिफरेंट एजुकेटेड मिडिल क्लास के पर्सन थे जो लिबरल नेशनलिस्ट बने थे। अब सबसे पहला जो अपहेवल हुआ था वो फ्रांस में हुआ था 1830 में। सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 में, जुलाई 1830 में। क्या हुआ था कि जो बुर्बो डायनेस्टी है, बुर्बो का राजा था, वो फिर से पावर में आ गया था। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव्स ने स्टार्ट किया था 1815 के बाद। भाई 1815 में नेपोलियन तो मारा गया था, और नेपोलियन के मारे जाने के बाद फिर से वहाँ पर कंजर्वेटिव रूल लागू हो गया था, फिर से राजा का रूल लागू हो गया था, वहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी। अब क्या हुआ? जैसे ही 1830 में वहाँ के देशभक्तों ने, फ्रांस के देशभक्तों ने, किसकी बात की जा रही है? ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्रांस की, कि फ्रांस के जितने भी लिबरल्स थे उन्होंने वहाँ पर मोनार्की रूल को ख़त्म कर दिया। उन्होंने जो वहाँ का मोनार्की रूल था, जो राजा था, उसको वहाँ से हटा दिया और उसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करे उस राजा को गद्दी पर बिठा दिया। वो कौन सा राजा था? वो था लुईस फिलिप, उसको बिठाया। तो ये यहाँ पर एक और बात कही है कि अगर फ्रांस में कुछ होगा ना तो पूरे यूरोप के अंदर पता चल जाएगा। यहाँ एक मैटरनिक है, वो भी एक ऐसे ही एक स्कॉलर पर्सन थे। मैटरनिक ने एक बार एक रिमार्क किया था, एक बात कही थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है। कहने का मतलब क्या है? अगर फ्रांस में हल्की सी भी हलचल हुई तो पूरे यूरोप पर उसका असर आएगा, उसका इफेक्ट आएगा। ये बात किसने कहा था? मैटरनिक ने। क्यों? क्योंकि पहली बार कहाँ पे अपहेवल, कहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। अगर फ्रांस में हुआ था तो फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका असर यूरोप के दूसरे देशों पर भी पड़ा था। ये कहा कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर, उसकी लपटें, उसका असर ब्रुसेल्स जैसे शहरों में भी पहुंचा। ब्रुसेल्स में भी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। वो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी रहा था, जिसका हमने सिविक्स में पढ़ा था, वहाँ पर भी शुरू हो गया था।
एक और ऐसी ही घटना हम यहाँ पे बताते हैं जिससे कि वहाँ पर भी रिवॉल्यूशन शुरू किया था। ये हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। हर पैराग्राफ में अलग अलग बातें बताई गई हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी वहाँ पूछा गया है कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। ग्रीक एक ऐसा देश था जो ऑटोमन एम्पायर का कभी हिस्सा हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर जो मुस्लिम पावर थी, उन्होंने कब्जा कर रखा था 15th सेंचुरी में। Growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks which began in 1821. 1821 में वहाँ के ग्रीक लोगों ने एकदम से अपने इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। कहाँ पर? ग्रीक में। कभी से पहले 15th सेंचुरी से वो दूसरे मुस्लिम समुदाय के कंट्रोल में रहते आ रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ 19th सेंचुरी में आने के बाद उनको ये लगने लगा कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। जो नेशनलिस्ट हैं ग्रीक के, उनको सपोर्ट भी मिला। और भी दूसरे थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एग्जाइल कर रखा था, देश से निकाल रखा था, उनका भी सपोर्ट मिल गया यहाँ के नेशनलिस्ट को। और कौन थे? कुछ वेस्ट यूरोपियन थे जिन्होंने इनको अपनी सिंपैथी दी, अपनी सहानुभूति दी। यानी कि यहाँ जो भी ग्रीक नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला, उनको सपोर्ट उन लोगों का मिला जो ग्रीक से बाहर रह रहे थे, ग्रीक से बाहर देश निकाला दे रखा था उन लोगों का, वो भी वापस आ गए। और कुछ वेस्टर्न यूरोप के लोगों का भी इनको सहारा मिला था। एक जो पोइट और आर्टिस्ट है, उन्होंने प्रशंसा किया, लॉडिड किया है किसके बारे में? ग्रीक के बारे में। और क्या कहा? ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। कहा कि ग्रीक एक यूरोपियन सिविलाइजेशन का झूला है। क्रेडल क्या होता है? पालना या झूला, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है। एज द ग्रीक एक यूरोपियन सिविलाइजेशन का झूला है। एंड मोबिलाइज्ड, जिसने इकट्ठी कर दी थी ऑल द पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर मतलब ऑटोमन एम्पायर। इंग्लिश पोइट है लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी पैसा इकट्ठा किया और फिर वो लड़ाई में चला गया था। लेकिन वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी 1824 में। क्योंकि उसको फीवर हो गया था, जिसके कारण वो मारा गया था। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी 1832 में, जिसमें ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में मान लिया गया था। इसको आज़ादी मिल गई थी। तो ये था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन विद्रोह करके कौन कौन से देशों को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो एक तो यहाँ पर हो गया फ्रांस के अंदर, फ्रांस में 1830 में हुआ था रिवॉल्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने भी मोनार्की रूल को ख़त्म किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू की थी, राजा बनाया अपना लुइस फिलिप, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। एक और थे पोइट, उन्होंने पैसा जमा किया था, युद्ध किया, लेकिन 1824 में मारे गए। हाँ, फाइनली ऐसा हुआ था कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है जहाँ पर आपस में संधि और समझौता हो गया था, जिससे ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन का दर्जा दिया गया। तो ये वाला हमारा टॉपिक हो गया है। इसी में एक सब टॉपिक दिया हुआ है बेटा, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। कह रहे हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग का क्या रोल था भाई? जो भी रिवोल्यूशनरी थे, जो भी क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, उनके अंदर अपने देश को इंडिपेंडेंट करवाने की लगन थी और वो चाहते थे कोई भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाया जाए। तो ऐसे ही वहाँ पर एक रोमांटिक इमेजिनेशन की शुरुआत की गई थी। यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा, हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी लिखेंगे। तो हम इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर करेंगे कि कल्चर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कल्चर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कल्चर में क्या क्या आता? आर्ट एंड पोइट्री आती है, स्टोरीज़ और म्यूज़िक। इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को बनाने में, उनको शेप देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं। व्हाट वाज रोमांटिसिज्म? 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो जाता है यहाँ पे, 1 मार्क का, ठीक है।
कह रहे हैं कि रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था विच सोट टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिससे देशभक्ति की भावनाओं को डेवलप कर दिया था। इस रोमांटिक या कल्चरल मूवमेंट के बाद लोग मन की जो भावनाएं हैं वो डेवलप हो गई थी, वो बढ़ गई थी देश के प्रति। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट जनरली क्रिटिसाइज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट थे उन्होंने तर्क संगत और साइंस की बातों को गलत ठहराया, उन्होंने आलोचना की, उन्होंने गलत बताया कि नहीं, रीजन एंड साइंस पे नहीं, बल्कि फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। उन्होंने कहा साइंस और रीज़न पे फोकस ना करके उन्होंने कहा भावनाओं पे, अंतर्ज्ञान पे और रहस्यमयी भावनाओं पे फोकस होना चाहिए। ये किसने बताया? पोइट्स ने कहा था। जो कल्चरल पोइट्स थे उन्होंने बताया कि जो मनुष्य की भावनाएं हैं उन पे फोकस किया जाए, ना कि साइंस पे फोकस किया जाए। इन्होंने इस एफर्ट से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को तैयार कर दिया था, लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा कर दी थी। आपस में दे शेयर देयर कलेक्टिव बिलोंगिंग एज वेल एज। एक रोमांटिक्स का यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि रोमांटिक पोइट्स थे, रोमांटिक आर्टिस्ट थे, तो रोमांटिक पोइट की बात कर रहे हैं। वो कौन था? वो था जॉन गॉटफ्राइड। कब की बात है? 1744 से 1803 तक ये जन्म है, ये उनकी डेथ है। उन्होंने ये कहा था द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। इनका मानना था अगर वास्तविक रूप से जर्मन कल्चर को देखना है तो वो किस में मिलेगा? वो आम आदमियों में मिलेगा। आम आदमी को क्या कहते थे वो? दास वॉक। क्या कहते थे? दास वॉक। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग। कहते हैं दास वॉक में क्या था? उनके लोकगीत, पोइट्री, उनकी फोक पोइट्री, उनके फोक डांस, उसमें ही रियली जो है वो स्पिरिट ऑफ नेशन मिलेगा। देश के प्रति जो भावना है, जो आस्था है, वो उन्हीं लोगों में मिलेगी। ये किसने कहा था? जॉन गॉटफ्राइड ने बताया था। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग these forms of the folk culture was essential to the project of national building। और उन्होंने कहा इन सभी फोक डांस, सॉन्ग और पोइट्री को कलेक्ट और रिकॉर्ड करना ही एक तरीका है जिससे नेशन बिल्डिंग की जा सकती है। जो देश को आज़ाद कराने की एक प्रोसेस शुरू की हुई थी, एक जो मिशन शुरू कर रखा था, वो सिर्फ तभी पूरा हो सकता था जब कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ द फोक कल्चर किया जाएगा, तभी पॉसिबल था अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड। और ऐसा क्या किया था? जैसे कि जो पोइट और आर्टिस्ट है उन्होंने तो अपना रोल प्ले किया था, साथ में कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी थी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था। और ये रोल प्ले स्पेशली यहाँ पे पोलैंड का जिक्र किया जाएगा कि पोलैंड में लैंग्वेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ द लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एसेंशियल नेशनल स्पिरिट। कहते हैं कि भी वो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज पर जोर देना और लोकल फोकलोर, फोक गीत, जो कथाएं हैं उनको कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, इसका मतलब वो सीधा नेशनल स्पिरिट से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। बल्कि उस मैसेज को उन सभी लोगों तक लेकर जाना, उन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तक लेकर जाना जो अनपढ़ थी, अनपढ़ लोगों तक भी सारे मैसेज को पहुंचाना। ये बताया गया था वर्नाकुलर लैंग्वेज का, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज भी होती थी वो क्षेत्रीय भाषाएं जो कॉमन भाषा लोग बोलते थे। स्पेशली ये केस किसके बारे में बताया गया है? पोलैंड के बारे में। पोलैंड क्या है 18th सेंचुरी में बट गया था, इसको बांट लिया गया था। किसने बांटा था? रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने इसको बांट लिया था। वहाँ पर पोलैंड जो है अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था। नेशनल फीलिंग तो जुड़ी हुई थी, बट म्यूज़िक और लैंग्वेज के माध्यम से ही वो पनप रही थी। वहाँ पर एक कैरोल कुरपिंस्की नाम के एक वो थे ओपेरा मैनेजर, जिनका अपना ओपेरा और अपना म्यूज़िक सिस्टम था। ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूज़िक। तो उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया था किसके माध्यम से? अपने ओपेरा में और अपने म्यूज़िक के माध्यम से उन्होंने सारा सेलिब्रेट किया था। और इस तरीके से
उन्होंने फोक डांस को एक नेशनल सिंबल के रूप में भी यूज़ किया था। अब हमने लैंग्वेज की बात की है कि लैंग्वेज, अगर पर्टिकुलर लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाता है कि लैंग्वेज ने कैसे रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में, तो वो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था और पोलिश लैंग्वेज को ख़त्म करके वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया था पोलैंड के स्कूलों में, और हर जगह पे वहाँ पर जो है रशियन लैंग्वेज को लागू किया गया था। तो 1831 की बात है, वहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन हुआ था, वहाँ पर अस्त्र शस्त्र का विरोध हुआ था रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो लेकिन जो पोलैंड वालों ने विरोध किया उसको कुचल दिया गया था, उन लोगों की नहीं चल पाई थी, सरकार ज़्यादा हावी रही थी। तो उसके बाद बहुत सारे क्लर्जी पर्सन ने क्या किया था, पोलैंड के जितने भी पंडित पादरी थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, पोलिश लैंग्वेज को, रशियन को यूज़ ना करके पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया था, ताकि वो अपना विद्रोह, अपना रेसिस्टेंस, अपना गुस्सा को जता सकें, उसको जाहिर कर सकें। पोलिश was used for church gathering and all religious instructions। पोलिश लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा था चर्च में, जितनी गैदरिंग होती, जितनी मीटिंग होती उसमें, और जितने भी धार्मिक काम होते या जितनी भी धार्मिक सूचनाएं दी जाती थी वो सारी पोलिश लैंग्वेज में दी जाती थी। रिजल्ट क्या निकला इसका, सरकार इस बात के खिलाफ थी, तो सरकार ने क्या किया, उन प्रीस्ट और बिशप को जेल में डाल दिया या उनको साइबेरिया भेज दिया गया था, और उनको एज ए पनिशमेंट के रूप में ये किया गया था। क्योंकि उन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज़ की थी, रशियन लैंग्वेज यूज़ ना करके। पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करना भी एक स्ट्रगल का सिंबल बन गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, कि वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भूखमरी आ गई थी, दिक्कतें आ रही थी, हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज एज वेल एज द पॉपुलर रिवॉल्ट, और विद्रोह भी हुआ था। फिर जब जितनी ज़्यादा भूखमरी आएगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ गई थी, तो लोगों ने क्या किया, फिर रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर बल्कि एक क्वेश्चन भी आता है इस पैराग्राफ में, ये है डिस्क्राइब एनी 3 हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। 1830 में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी यूरोप के अंदर, तो यहाँ मैंने 6 को मार्क किया हुआ है, आप कोई भी 3 कर सकते हैं इसमें से। 1830 का टाइम ऐसा बताया कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स, आर्थिक संकट का दौर कहा गया है 1830 का दशक। तो ऐसा क्या क्या हुआ था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था, यानी कि 1850 से पहले उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी यूरोप में। पॉपुलेशन बढ़ी तो उसमें जॉब सीकर ज़्यादा थे एम्प्लॉयमेंट की वजह, यानी कि नौकरी लेने वाले ज़्यादा थे और जॉब कम थी, जॉब सीकर्स वर मोर देन द एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन रूरल एरियाज से माइग्रेट होके अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रही थी, जिससे वहाँ पर स्लमी एरिया हो गया था, भीड़ भाड़, गंदा इलाके बनते जा रहे थे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, उनको भी स्टीफ कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि बाहर से जो मशीन मेड थिंग्स है, सामान है, वो इंग्लैंड से आ रहा था, और क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो यहाँ के जितने भी छोटे वर्कर थे, छोटे प्रोड्यूसर थे, उनको भी कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था। ये स्पेशली टेक्सटाइल की बात की जा रही है, कपड़े में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ के लोगों का, क्योंकि वहाँ से कपड़ा बड़ा सस्ता और अच्छा बन के आ रहा था मशीनों से, जिससे यहाँ के जितने भी वीवर थे उनका नुकसान होना शुरू हो गया था। उन दिनों ऐसा भी हुआ कि यूरोप में एरिस्टोक्रेसी, जो रिच फैमिली है, उन्होंने फिर से अपने हाथों में पावर ले ली थी। पीजेंट्स को अब फिर से स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस थे, बहुत सारे बकाया राशि थी, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशन थे, उनको निभाने पड़ते थे, टैक्स पे करने पड़ते थे। फिर से प्रॉब्लम आ गई थी सारी। अभी हम हार्डशिप्स की बात कर रहे हैं। फूड प्राइसेस बढ़ गए थे उसी साल, और दूसरी बात क्या है कि फसल भी ख़राब हो गई थी, जिससे लोगों में और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई थी। पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड एट द टाइम इन द पीपल ऑफ यूरोप। तो ये सारी यूरोप कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जा रहा है, जो 1830s के बाद क्रिएट हुई थी। अब हम बात करते हैं 1848। 1848 का साल भी कुछ ऐसा ही था। फूड शॉर्टेज थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था,
तो जो पेरिस के लोग हैं वो रोड पर आ गए थे, बाहर निकल आए थे, बैरिकेड तोड़ दिए थे। लुइस फिलिप को भी भागना पड़ा था। लुइस फिलिप जिसको लिबरल नेशनलिस्ट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया था, राजा बनाया था, अब उस लुइस फिलिप को भी फ्रांस से भागना पड़ा था। लुइस फिलिप को भागना पड़ा। नेशनल असेंबली को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। जितकी एज 21 साल की थी, जितने मेल थे, सबको राइट टू वोट दे दिया गया। सफरेज मतलब राइट टू वोट। इवन सबको राइट टू वर्क की भी गारंटी दी गई थी। ये कहाँ पर शुरू हो गया था? ये वहाँ फ्रांस की पेरिस की बात की जा रही है। और नेशनल वर्कशॉप, राष्ट्रीय वर्कशॉप खोल दी गई थी सरकार की। ऐसी दुकानें खोल दी गई थी जो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सके। 1845 की बात है। सिलेशिया के जो वीवर थे उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया था। रिवोल्ट क्यों किया था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उनको उनकी जो वेतन है, उनकी जो पेमेंट है, उसको घटा दिया था। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट वहाँ पर सिलेशिया नामक जगह पर जो है वो रिवोल्ट कर दिया था। और ये सारा वीवर ने किया था। ये कॉन्ट्रैक्टर कौन होते थे? जो वीवर को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे या ऑर्डर देते थे। फिर यहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार हैं, वेलम वॉल्फ। उन्होंने वहाँ की घटना को किस तरीके से न्यूज़पेपर में छापा था, ये यहाँ पर दिखा रखा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि गांव में करीबन, उन गांव के अंदर करीबन 18,000 इनहेबिटेंट थे। 18,000 लोग जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर कॉटन वीविंग ही मेन काम था। मेन ऑक्यूपेशन कौन सा था? कॉटन वीविंग का काम। और लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मिजरी ऑफ द वर्कर इज़ एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा थी। एक्सट्रीम, अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। डेस्परेट नीड फॉर द जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों के। क्यों? क्योंकि गरीबी थी। और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था? उनके सामान के प्राइसेस कम कर दिए थे। जो ऑर्डर दिया गया था तो उनकी पेमेंट कम कर दी थी। 4 जून एट 2 PM, 4 जून 2 बजे की बात है। वीवर के भीड़ इकट्ठी हुई और वो वहाँ पहुँच गई। कहाँ पर? जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्टर की हवेलियाँ थी या बड़े मकान थे, वहाँ पर पहुँच गए थे इकट्ठे होकर। क्यों? क्योंकि वो हायर वेजेस की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर, जब वो वहाँ पर पहुँचे वीवर, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको बहुत ज़्यादा स्कॉन एंड थ्रेट किया। स्कॉन एंड थ्रेट मतलब बहुत ज़्यादा उनको धमकियाँ दी, उनको डराया धमकाया। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती घर में घुस गए। वीवर ज़बरदस्ती उनके घर में घुस गए कॉन्ट्रैक्टर के। वहाँ जाकर उनकी विंडो पेन तोड़ी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़े हैं, चीनी मिट्टी के जितने बर्तन थे वो तोड़ दिए। और दूसरा ग्रुप क्या हुआ? उनका जो स्टोर हाउस था उसमें घुस गए थे। ब्रॉक इनटू, घुस जाना। एंड प्लंडर्ड इट टू द सप्लाई ऑफ क्लॉथ, यहाँ तक कि कपड़े की जो सप्लाई थी उसको लूट लिया था। जितना कपड़ा वहाँ पे स्टोर हाउस में रखा हुआ था उसको लूट लिया था। एंड टॉर टू शर्ट्स, इवन लूटा भी था। और दूसरा क्या, उनके चीथड़े कर दिए थे, स्मॉल पीसेज में वो काट भी दिया था। कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ा था अपनी फैमिली के साथ। आसपास के गांव में भागे थे, लेकिन वहाँ पास के गांव में उनको शेल्टर देने से मना कर दिया था, क्योंकि एक ऐसे आदमी को कोई भी शरण नहीं दे रहा था। फिर वह 24 घंटे में वापस आया, लेकिन उसने आर्मी की डिमांड रखी थी कि मुझे आर्मी चाहिए। अदला ऐसे करके आपस में 11 वीवर से जो है शूट आउट कर दिए गए थे। 11 वीवर को गोली लगी थी। तो ये वाली घटना किसने बताई है? ये एक न्यूज़पेपर में छापी गई थी। इसका मतलब क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर और वीवर, यानी कि बड़ी दिक्कत आ रही थी आम आदमी को। उनका जो ऑक्यूपेशन था मेन, वही वीविंग का ऑक्यूपेशन था, और उसमें ही उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे देखें, हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका टॉपिक का जो नाम है। तो अब 1830s का तो हम कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं 1848 में। 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन कर दिया था। कहाँ की बात की जा रही है? ऊपर फ्रांस की सेकंड पैराग्राफ में जर्मनी की बात की जा रही है कि ठीक है भाई, पुअर पीपल ने रिवॉल्ट कर रखा था। अनएम्प्लॉयड या फिर जो स्टार्विंग पीजेंट थे, भूखे मरे हुए किसान या वर्कर थे, वो सभी 1848 में रिवॉल्यूशन में शामिल हो गए थे। क्योंकि वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो रिवॉल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास ने शुरू किया था, उनका साथ अब सभी लोगों ने दिया। गरीबों ने दिया, बेरोजगारों ने दिया, या सारे भूखे किसान जो थे उन सब ने उनका साथ दिया था।
अब फरवरी की जो घटना घटी थी, फैब 1848 में जो घटना घटी थी, जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उससे मोनार्की रूल को ख़त्म करके और वहाँ पर रिपब्लिक को लागू कर दिया गया था। सबको, मेल को सफ्रेज राइट टू वोट दे दिया गया था। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना था फ्रांस के अलावा। सबसे पहला देश कौन सा था जो नेशन स्टेट बना था? वो था फ्रांस। अब और कौन से देश जो नहीं बने थे? जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कोई भी नहीं बना था। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन, कि देश को एक किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाए। हर कोई डिमांड कर रहा था, बट अभी नेशन स्टेट नहीं बने थे। अभी उन्होंने क्या था, जितनी भी पॉपुलर, जितना भी चारों तरफ अफरा तफरी मच रही थी, उसका फ़ायदा उठाया गया और नेशन स्टेट बनाने की तैयारी की गई। और उन्होंने कौन कौन सी कहा कि नेशन स्टेट में क्या क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। ये तो फ्रांस के अंदर डिमांड रखी थी। अब हम बात करते हैं जर्मनी की, कि भाई फ्रांस के बाद आपने पढ़ा तो था, मैटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कॉल्ड कैचेस कॉल्ड। जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो वही बात है, अगर फ्रांस में कुछ हो रहा है तो दूसरे देशों में भी होगा। और सबसे पहला जो नेशन स्टेट बना था वो कौन सा बना था? वो फ्रांस ही बना था। अब जर्मन एरियाज़ की बात करते हैं। वहाँ पर पब्लिक एसोसिएशन हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसमें मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पर्स आर्टिशन सारे इकट्ठे हुए। और कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? फ्रैंकफर्ट शहर में। फ्रैंकफर्ट शहर का है? जर्मनी शहर का। जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ सभी इकट्ठे हुए थे। सबने डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, वोट करेंगे जर्मन नेशनल असेंबली को। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें वोटिंग की जाएगी, वोटिंग के बाद ही डिसीजन लिए जाएंगे। तो 18 मई 1848 की बात है, जब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक जलसा निकाला ताकि उनको वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन जगह मिल सके। और वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे लगाई गई थी? सेंट पॉल नामक चर्च में लगाई गई थी। उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर दिया था जर्मनी का। और साथ ही साथ सारे के सारे जितने भी डेपुटीज, जितने भी हेड पर्सन वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने फ्रेडरिक वेलम को अपना राजा बनाने के लिए ऑफ़र किया कि भी फ्रेडरिक वेलम फोर्थ को राजा बना दिया जाए, जो पर्शिया का राजा था उस टाइम पे। लेकिन पर्शिया के राजा ने मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना, और उसने दूसरे राजाओं का साथ लेकर यहाँ के इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया? वाइल द पोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्रेसी एंड द मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। जब एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री बिल्कुल ज़्यादा मजबूत हो गई थी तो सोशल बेस तो ख़त्म हो गया था, यानी कि ज़्यादा पावर अब किसकी आ रही? राजा के हाथ में और दूसरी मिलिट्री के पावर के हाथ में। तो यहाँ का सोशल बेस ख़त्म हो गया था। पार्लियामेंट में सिर्फ कब्जा किसका हो गया था? मिडिल क्लासेस का। और मिडिल क्लासेस में कौन से? वो रेसिस्ट, वे मिडिल क्लास, उनका कब्जा हुआ था जो गरीब आदमियों की, आर्टिशन की, उन सब का विरोध कर रहे थे। और इन सब का सपोर्ट भी इनको वैसे मिलेगा ही नहीं जब इनका विरोध कर रहे थे। तो लास्ट में क्या हुआ? सैनिक टुकड़ी बुलाई गई और असेंबली को ज़बरदस्ती भंग कर दिया गया था, डिसबैंड कर दिया गया था। ये किसकी कंडीशन बताई है? जर्मनी की। कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया। अब हम करते हैं वीमेन के पॉलिटिकल राइट की बात, कि औरतों ने भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए जो है विरोध किया था और ये लिबरल मूवमेंट का एक हिस्सा बना था। जैसे वीमेन, बहुत सारी वीमेन ने आने वाले सालों में पार्टिसिपेशन किया, रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। वीमेन अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन तैयार किए, न्यूज़पेपर छापे, फाउंडेड द न्यूज़पेपर एज वेल एज टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग की, अपने राजनीतिक सभाएं की और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए, धरने भी रखे उन्होंने। तो वीमेन ने अपने राइट्स के लिए सारे काम किए जो जरूरी थे। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड
सफरेज राइट उनको नहीं दिया गया था जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, वीमेन को कोई भी राइट टू वोट नहीं मिला था। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी सेंट पॉल चर्च में, तब भी औरतों को केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में खड़ा होना पड़ा था, वो कोई भी डिसीजन देने के लिए नहीं थे। उनको कहा गया था कि आप सिर्फ विजिटर गैलरी में खड़े हो सकते हैं। ये सेंट पॉल चर्च में हुई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सीन दिखा रखा है। इसमें औरतों को सिर्फ या तो ये अपर पार्ट विजिटर गैलरी होगा या ये नीचे में भी अपर पार्ट है, यहाँ विजिटर गैलरी में वो सिर्फ खड़ी होकर देख सकती थी, ना कि कोई डिसीजन दे सकती थी। अपर लेफ्ट गैलरी, तो ऊपर की ये गैलरी है, यही है विजिटर गैलरी। तो यहाँ ये माना गया है 2 कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। भले ही कंजर्वेटिव्स वो नेशनलिस्ट के मूवमेंट को दबाने में कामयाब हो पाए, लेकिन अपने पुराने ऑर्डर को लागू नहीं कर पाए। पुराना ऑर्डर मतलब अपना वही मोनार्कियल रूल और वही ऑल ट्रेडिशन, उन सब को लागू नहीं कर सके, कंटिन्यू नहीं रख पाए। मोनार्क राजाओं को रियलाइज एहसास हो गया कि रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन का दमन, ये चक्कर तभी ख़त्म होगा जब लोगों को, जब लिबरल्स को कुछ छूट दी जाएगी, कुछ कंसेशन दी जाएगी, तभी दिया जाएगा। तो आगे आने वाले सालों में ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में थे, उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। और ऐसे बदलाव कौन से, जैसे कि सर्फडम और बॉन्डेड लेबर। सर्फडम भी बताया था मैंने, जैसे कि मजदूरी करवाते हैं वही सर्फडम होता है। और किसान, छोटे किसान होते हैं जो एक मजदूर की तरह, एक स्लेव की तरह काम करते हैं, और बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर। तो ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था हाब्सबर्ग एरिया में और रशिया में। तो और हाब्सबर्ग राजाओं ने हंगेरियन लोगों को, हंगरी के लोगों को कुछ ऑटोनॉमी पावर भी दी थी, सब अधिकार भी दे दिए थे 1867 में। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन टॉपिक को अच्छे से करेंगे, और जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो अपनी एनसीईआरटी को पास में रखना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में आप अपनी बुक में ही मार्क कर लेना, और इसको चैप्टर को बार बार पढ़ना, बार बार वीडियोस देखना, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।